मग मी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला की ब्लॅक बॉक्स जळतो का. तर माझ्याकडे जी माहिती आलेली आहे ती अशी आहे. मॉडर्न स्टँडर्ड सच ॲज EuroKE-112, FAA-TSO-C123/TSO-C124 and related specifications require them to withstand high intensity fire of 1100 degrees centigrade, approximately 2000 degree Fahrenheit, for 60 minutes, 1 hour. Some earlier or variant references mention 30 minutes, but the current prevailing requirement for large aircraft and solid state recorders is the 60 minutes exposure at 1100 degree centigrade. हे जे नवीन जे स्पेसिफिकेशन्स आलेले आहे त्याच्याप्रमाणे 60 मिनिटापर्यंत म्हणजे 1 तासापर्यंत 1100 डिग्रीचं कन्सिस्टंट टेम्परेचर असेल तरच ब्लॅक बॉक्सला हानी होऊ शकते, जळू शकतो. मग आता हे कसं अचीव्ह केलं त्यांनी. टफ आउटर शेल असतं म्हणजे घट्ट, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण टफ म्हणजे जे मोडून येण्यासारखं, ते टायटॅनियम किंवा स्टेनलेस स्टीलचं बनलेलं असतं. थिक हाय टेम्परेचर इन्सुलेशन म्हणजे खूप मोठ्या तापमानात सुद्धा ते राहिलं पाहिजे. याच्यासाठी ड्राय सिलिका बेस्ड मटेरियल 1 इंच ऑब्लिक 2.5 सेंटीमीटर थिक हे वापरलं जातं आणि ऍडिशनल प्रोटेक्टिव्ह लेअर जे आहे ते वापरल्या जातात. अनेक वेळा 2-2 वर्षानंतर पण ब्लॅक बॉक्स मिळालेले आहे. आता हा ब्लॅक बॉक्स जळाला असं म्हणत आहेत आणि ब्लॅक बॉक्सच्या संदर्भातली जी माहिती येते आहे ती माहिती अशी आहे की ब्लॅक बॉक्स जळू शकत नाही, की 1 तासापर्यंत जर तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एवढ्या हाय टेम्परेचरमध्ये असेल तरच तो जळतो. टंगस्टन किंवा टायटॅनियम किंवा स्टील, स्टेनलेस स्टीलचं मटेरियल असतं, पुन्हा सिलिका त्याच्यावरती आवरण असतं, इन्सुलेटर ज्याला म्हणतो आपण ते. अशा परिस्थितीत ब्लॅक बॉक्स जळला हे मानणं जरा अवघड आहे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ऍक्सेप्ट. आता पीआयबीने प्रेस रिलीज जाहीर केलेली आहे, त्यामध्ये असं म्हटलंय पीआयबी कडून हा सगळा तपास हवा आहे. 2 स्वतंत्र फ्लाईट रेकॉर्डर होते विमानामध्ये, दोन्ही जळून खाक झाले, पण त्याचा डेटा जो आहे तो डाउनलोड करण्यात यश आलेलं आहे आणि आम्ही एका देशाची मदत घेऊन योग्य पद्धतीनं तपास सुरू आहे असं आता एआयबी कडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं. नाही, चांगली गोष्ट आहे. सगळेजण आपण जे आहे ते माहिती घेण्याचा प्रयत्न, योग्य माहिती काय झालं होतं काय नाही झालं होतं सगळं माहिती भेटली पाहिजे. कारण की डॉट 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 ज्या पद्धतीने येत आहेत माहिती, ज्या पद्धतीने रोहित पवारांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपल्याला सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि त्याच्यानंतर ब्लॅक बॉक्स जळाला, मग ही परिस्थिती ते होती का. 2 मिनिटांमध्ये 5 मिनिटांमध्ये लोक तिथे जमा झालेली आपण पाहिली. पेपर जे आहे फाईलचे पेपर्स ते पडलेले आपण पाहिले. त्यामुळे मनामध्ये शंका येते. प्रश्न एक, आपण नेता गमावला महाराष्ट्राचा, एवढा मोठा नेता. पुन्हा अशा घटना घडू नये याच्यासाठी तर काळजी घ्यावीच लागेल ना. आणि काय सत्य ते समोर आलं पाहिजे. जर घातपात असेल तर मग ते पण समोर आलं पाहिजे. एवढीच आमची मागणी आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते मनीष अय्यरांनी एक वक्तव्य केलं आहे, मी गांधीवादी आहे, नेहरूवादी आहे, मात्र मी राहुलवादी आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की पवारांवरती अंत्यसंस्कार करताना त्यांच्याच विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक शाळांचं प्राधान्य आहे, ते असतानाही जवळपास अनेक शाळांना दिलंय. कसं वाटतं अधिकाऱ्यांनी दिलं की कुठल्या मंत्र्यांनी घेतलं होतं ते. अधिकारी कोडगे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. एक दिवस थांबायला पाहिजे नव्हतं ना. मंत्र्यांना दुसऱ्या चार्ज घेऊ द्यायचं होतं. चार्ज नसताना अशा गोष्टी होणे या संशयास्पद आहे. त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. देखिए, कल आपके माध्यम से ही ऐसी एक इन्फॉर्मेशन हम तक आई थी कि ब्लैक बॉक्स जिस एयरक्राफ्ट से अजीत दादा ट्रैवल कर रहे थे और उनका मृत्यु हो गया उसमें, वो कॉन्स्पिरेसी लगती थी है और जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक लगती रहेगी. क्योंकि ब्लैक बॉक्स जल गया ऐसा कहना और ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में जो जानकारी सामने आई है, जो हमने हासिल की है, जो पब्लिक डोमेन में सबको उपलब्ध है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है, नए स्टैंडर्ड्स जो आए उसमें EuroKE-112, FAA-TSO-C123/TSO-C124 ये रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है ये हाई इंटेंसिटी फायर में भी कितना टेम्परेचर, अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर जाता है तब भी वो 60 मिनट तक होना चाहिए, 1 घंटे तक होना चाहिए ये टेम्परेचर में, तभी वो जल सकता है. ऐसी इंफॉर्मेशन आई है. इसकी वजह यह है कि इसका आउटर शेल जो है वो टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है. थिक टेम्परेचर इंसुलेशन लगा होता है उसमें. कितना है, बड़ा हाई टेम्परेचर में भी जो थिक इंसुलेशन होता है, थिक टेम्परेचर इंसुलेशन, वो ड्राई सिलिका बेस्ड मटेरियल का होता है, जो
1 इंच ऑब्लिक 2.5 सेंटीमीटर थिक इतना होता है। तो और एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अजीत दादा का जब एक्सीडेंट हुआ या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है हुआ, तो उस वक्त एयरक्राफ्ट गिरने के बाद 5 मिनट में स्थानीय लोग जो है वहां इकट्ठे हो गए थे। कुछ पेपर्स भी जो है वो फ्लाइट के बाहर पड़े हुए थे, और जहां तक मेरी जानकारी है टेल भी वहां सुरक्षित थी। टेल पूरी तरह से जली हुई थी ऐसा दिखता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में सही जानकारी जो है सामने आने चाहिए। ब्लैक बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आ रही है। ब्लैक बॉक्स बंद था, ब्लैक बॉक्स बंद रखते हैं, ब्लैक बॉक्स से कुछ निकलेगा नहीं, और अभी ब्लैक बॉक्स जल गया, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स के बारे में आती है तो वो वैसी नहीं है। तो मन में संदेह पैदा होता है। सर वो कुछ जो स्कूल हैं उनको माइनॉरिटीज का दर्जा वो बहुत गलत है, क्योंकि उस दिन मंत्री नहीं थे। मंत्री जी का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, और ऐसे परिस्थिति में निर्णय लेना जब तक कोई दूसरा वहां पर चार्ज नहीं लेता, ये एक तरह से दूसरी दिशा में लेके जाने वाली बात है। तो इसकी इंक्वायरी होकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डीसीएम सुमित्रा जो उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं, कहा कि इसमें रुकना चाहिए। अगर उन्होंने चौकसी लगाई है तो उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत पवार वाले में आप पॉलिटिकल एंगल पे नजर आ रहा है इन चीजों को लेकर, आप हो या रोहित पवार हो लगातार एलिगेशंस लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस चीज में? क्योंकि उस प्रेस रिलीज में ये भी है कि स्पेकुलेशन हमें नहीं लगाने चाहिए, हम जो है वो डाटा रिकॉर्डर जो है वो हम वापस कर रहे हैं और वापस हो भी जाएगा। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स जो है उसमें मैंने अब तक जो बताया आपको, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कितने टेम्परेचर में सस्टेन कर सकता है, वो मटेरियल कैसा बना होता है, आउटर शेल क्या होता है, इनर शेल क्या होता है, कौन सा मटेरियल है, टाइटेनियम है, स्टील है, सिलिका है, 1 इंच ऑब्लिक 2.5 इंचेस सेंटीमीटर 2.5, इतना होने के बाद वो जल सकता है क्या? मन में आशंकाएं पैदा होती है। क्या एक घंटे तक धू करके चल रहा था प्लेन? नहीं जल रहा था। कागज दिख रहे थे बाहर, दिख रहे थे। टेल जली हुई दिख रही थी? नहीं दिख रही थी। ब्लैक बॉक्स टेल में होता है, कैसे चल गया? मन में संदेह पैदा होता है। तो डेटा जो है वो रिकवर करके सही जो है वो सामने लाना चाहिए जनता के। बड़े नेता थे वो, पार्टी की और दल की कोई बात नहीं है, बड़े नेता थे वो। और बड़े नेता की अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है या फिर होने दी गई क्या, कोई उसमें षड्यंत्र है क्या, ऐसे कई सवाल जो है खड़े होते हैं। तो I am not alleging anyone. I am not taking anybody's name. I have shown you the specification of the black box, which are the new standards set by the aviation. Maybe whatever the authority which has said, I have given you the details. So it creates suspicion in mind कि why black box is not recoverable, because black box is put in a tail, and tail is, if you go by the pictures, tail is safe. Even you can see so many papers that were spread throughout the accident place. So 11 degree centigrade high temperature for 1 hour continuous, then only black box can be destroyed. But do you have faith in the authorities of the investigators that they are going to, are they compatible? Let us see. They have to prove it. They have to prove it whether proper precautions and proper SOPs were followed as far as private jet suppliers company is concerned. That is the issue. Thank you. पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार ने उसे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हाल फिलहाल में जानकारी मिली, परिवार ने इस बात को सामने रखा कि उन्हें नौकरी नहीं मिली है 1 साल होने के बावजूद। इस पूरे ये बहुत गंभीर मामला है। जो शहीद हो गए उनके ऊपर राजनीति तो खूब की गई, लेकिन पहलगाम का हमला किसने किया ये पता नहीं है। पुलवामा में 250 किलो RDX किसने लाया था ये पता नहीं है। सत्यपाल जी जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये सरकार राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती, राजनीतिक व्यापार करती है। जो सिपाहियों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की और उसमें उन्हें दिव्यांग हो गए, उनके इनकम पर भी टैक्स लगाने वाली ये बेरहम सरकार है। तो ये मिलिट्री का नाम न ले, ये फौजियों का नाम न ले, ये फौजियों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। देशभक्ति ये शब्दों का, फौजियों के मान सम्मान की बात का सिर्फ राजनीति से संबंध है, वास्तविकता में इससे संबंध नहीं है। आज आप देख लीजिए जिन जिन लोगों ने अपना एक एक अंग खोया है देश की रक्षा करते हुए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी कि देश की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार उनका इस्तेमाल तो करती है चुनाव में। आपको याद होगा पुलवामा को
पुलवामा के शहीद को याद कर लेना मतदान करने से पहले, लेकिन उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की सुरक्षा करना, फाइनेंशियल सिक्युरिटी देना, ये आया था तो टॅक्स लगाते हैं. अतुलजी, आपण बघतोय मुंबईमध्ये आणि देशात राज्यात सगळीकडेच आरटीईच्या ऍडमिशनला आजपासून सुरुवात झालेली आहे. अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे मुंबईत केवळ 353 शाळा या उरलेल्या आहेत आणि जिथं सर्वसामान्य दुर्बल घटकातील कुटुंबांना ऍडमिशन घेण्यासाठी केवळ 5,000 जागा उरलेल्या. मुळातच ज्या पद्धतीचं रॅकेट काल समोर आलेलं होतं, अजितदादांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी लागोलाग प्रयत्न करण्यात आले, त्यातच आजपासून ही प्रक्रिया सुरू होते आणि त्याची आकडेवारी सुद्धा कमी झाली. पण शिक्षण अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. शिक्षण वाघिणीचं दूध आपण म्हणतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाघिणीचं दूध म्हटलं होतं. आणि ते जर गरिबांपासून दुरापस्त होत असतील आणि त्याच्यामध्ये काही लोक जर कटकारस्थान करून जाणीवपूर्वक गरिबांपासून शिक्षण हिरावून घेत असेल तर त्याच्यावर कठोरमधली कठोर कारवाई केली पाहिजे, रेस्टोर केलं पाहिजे. जेवढ्या जागा पूर्वी होत्या आरटीईच्या त्या पुन्हा आणल्या पाहिजे परत. ही आमची काँग्रेसची मागणी आहे. अतुल सर, एक बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान आया हुआ है. उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं ये बरसाती मेंढक है. इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है. इन्हें जनता के भलाई से कोई लेना देना नहीं है. अभी चुनाव आए असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में. तो ये 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर ये इस तरह के अनर्गल आरोप जो है वो करते हैं. 2014 के पहले क्या बात करती थी और 2014 के बाद क्या बात है, तो ये हम सब देख रहे हैं. इसमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को. अकोला में देख रहे हैं, अकोला महानगर पालिका में वहां पर जो स्थायी समिति का वो अध्यक्ष बात करें.